नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +2 की फिजिक्स करवा रहा हूं और इसके अंदर अपने बायोसावर्ट का नियम पढ़ रहे थे। एक अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं, दूसरा अनुप्रयोग अपने इसके देखते हैं। वो है धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण अपने को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो ज्ञात करना है। और सबसे पहले अपने इसके लिए ज्ञात करते हैं केंद्र पर, यानी अपना जो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। फर्स्ट टॉपिक है धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर अपने क्या करेंगे, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास में एक क्या है, धारावाही वर्ताकार कुंडली है। ये एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है जिसके अंदर अपने इस तरीके से क्या कर रखी है, धारा जो है वो प्रवाहित कर रखी है। तो यहाँ से लगातार धारा जो है वो क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। और ये जो है वो कुंडली का केंद्र है। इससे स्मॉल आर दूरी पर अपने क्या कर लेते हैं, एक अल्पांश ले लेते हैं DL लंबाई का, और मान लेते हैं वहाँ पर क्या है, आपके पास में कोई एक पॉइंट P है जिस पर आप क्या करोगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बायोसावर्ट के नियम से ज्ञात करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या किया है, सबसे पहले अपने एक वर्ताकार कुंडली को माना है जिसके अंदर I मान की धारा जो है वो क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। और ये जो कुंडली है इसकी त्रिज्या अपने कितनी लिख दी है, स्मॉल r लिख दी कि स्मॉल r त्रिज्या की एक वर्ताकार कुंडली है जिसमें से I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। और कुंडली जो है इसके परिधि पर अपने क्या कर लिया, एक DL लंबाई का अल्पांश मान लिया। और वहाँ पर क्या है, कोई एक पॉइंट P है जिस पर अपने क्या करेंगे, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। फिर समाकलन के द्वारा अपने क्या करेंगे, कंप्लीट चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो अल्पांश DL है इसकी दिशा देखते हैं। तो इसकी दिशा कहाँ आएगी, इसकी दिशा आएगी, कुंडली जो है उस पर पॉइंट P जो है उस पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। उस स्पर्श रेखा के अनुदिश आपको क्या प्राप्त होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी दिशा, ये लंबाई DL जो है उसकी आपको दिशा जो है वो प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि R और DL जो है इनके मध्य कितना कोण बन रहा है, इनके मध्य 90 डिग्री का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। किसके बीच में, R और DL के बीच में। यदि दिशा की बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पर वर्तीय धाराओं के लिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम लगाओगे और आप लोग देखोगे कि जो अंगूठा है उस अंगूठे के अनुदिश आपको क्या प्राप्त हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की जो है वो दिशा प्राप्त हो रही है। कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है, जो हमारा अंगूठा है उस अंगूठे के अनुदिश लंबवत बाहर की ओर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, तल के लंबवत आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। आप लोग ऐसे रखोगे, अंगुलियों के अनुदिश विद्युत धारा की दिशा होगी और अंगूठे के अनुदिश किसकी दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो सबसे पहले आप लोग इसमें क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लोग लिखोगे बायो सावर्ट के नियम से। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, बायोसावर्ट के नियम से लिखोगे। बायोसावर्ट के नियम से आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में आएगा dB इक्वल μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्या प्राप्त होगा, μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर प्राप्त होगा। और थीटा का मान यहाँ पर कितना है, हमारे पास में 90 डिग्री है। थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, जिससे sin 90 जो है वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। sin 90 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा जो है वो कितना है अपना 90 डिग्री है। तो ये dB जो है, ये dB किसके बराबर आ जाएगा, μ0/4 पाई और IDL अपॉन R स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। μ0/4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर जो है उसके बराबर आ जाएगा। आगे बात करते हैं अपने संपूर्ण कुंडली के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा।
ठीक है। समाकलन करोगे तो म्यू 0/4 और साथ में आई dl/r स्क्वायर आपको प्राप्त होगा। यहाँ से जो कांस्टेंट है वो सभी बाहर आ जाएंगे, तो b का मान कितना आ जाएगा, b इक्वल आ जाएगा म्यू 0/4 और i/r स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा और समाकलन हो जाएगा सिर्फ किसका, dl का। तो dl का अपने सिर्फ क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, बाकी सारी टर्म जो है म्यू 0/4 i/r स्क्वायर ये क्या आ जाएगी आपकी समाकलन से बाहर आ जाएगी। जब इसका समाकलन किया जाएगा तो इसका समाकलन किसके बराबर आएगा, ये जो वर्ताकार कुंडली है इसकी परिधि के बराबर आएगा और इसकी परिधि किसके बराबर है, 2πr के बराबर है। तो इसका जब समाकलन करोगे आप लोग तो b इक्वल आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा म्यू 0/4 i/r स्क्वायर, क्या मिलेगा म्यू 0/4 i/r स्क्वायर और dl की जगह क्या आ जाएगा, 2πr आ जाएगा। तो पाई से पाई को निरस्त कर दोगे, इससे 2 को कर दोगे और r से r को कर दोगे, तो b किसके बराबर, b बराबर आएगा म्यू 0i/2r के, किसके बराबर, म्यू 0i/2r के बराबर आएगा। यदि अपने ये मान करके चले कि फेरों की संख्या कुंडली में कितनी है, कैपिटल N है, यदि आप लोग लिखो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है, कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल N है, तो कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है तो क्या होगा, तो आएगा b इक्वल म्यू 0 ni/2r, कितना आएगा, b इक्वल म्यू 0 ni/2r जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो एक तो आपके पास में b का मान है म्यू 0 i/2r और एक है b इक्वल म्यू 0 ni/2r, यानी आपका b और r जो है, b और r जो है वो क्या प्राप्त होगा, आपको एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती प्राप्त होगा। आप लोग यदि क्या करते हो, कुंडली जो है उससे दूरी को बढ़ा देते हो, तो जैसे जैसे दूरी को बढ़ाते जाओगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और यदि दूरी को आप लोग क्या कर दोगे, कम कर दोगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो b व्युत्क्रमानुपाती है किसके, r के। और यदि आप लोग ग्राफ खींचो किसके मध्य, b के और r के मध्य, b और r में यदि आप लोग ग्राफ खींचो तो वो ग्राफ जो आपको किसका प्राप्त होगा, व्युत्क्रमानुपाती का प्राप्त होगा, ठीक है। और यदि यही ग्राफ आप लोग किसके मध्य खींचो, b और 1/r के मध्य, तो ये ग्राफ आपको समानुपाती के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ आप लोग दो तरीके से खींच सकते हो, एक तो b और r के मध्य और एक b और 1/r के मध्य। तो जिनके मध्य आप लोग ग्राफ खींचोगे उसी हिसाब से आपके पास में क्या आ जाएंगे, ये इनके ग्राफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान किसके लिए, वर्ताकार कुंडली के लिए, और कहाँ पर, ये अपने ज्ञात किया है कुंडली के केंद्र पर। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, फॉर्मूला क्या बनता है, b इक्वल म्यू 0 i/2r बनता है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आपको सभी फॉर्मूले याद रखने, तो उसके अंदर एक तो ये b का फॉर्मूला म्यू 0 i/2r वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर आ गया, और इससे पहले जो अपने पढ़े हैं, जो अपने किसके लिए पढ़े, अनंत लंबाई के तार के कारण, परिमित लंबाई के तार के कारण, और तार के एक अंत्य सिरे के सामने स्थित हो और दूसरी तरफ से तार यदि अनंत लंबाई का हो, तो उसके लिए भी अपने क्या देख चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान देख चुके हैं। यहाँ एक स्पेशल केस आपके पास में बनता है या विशेष इसके अंदर आता है जो आपको पता होना जरूरी है। देखिए, यदि आपके पास में क्या होता, यही वर्ताकार कुंडली होती और त्रिज्या इसकी कैपिटल R मान ले, आप स्मॉल r भी मान सकते हो इसी केस में, आपकी मर्जी है। यदि आप लोग क्या कर लो, इसकी त्रिज्या मान लो कितनी है, कैपिटल R है, त्रिज्या कितनी है इसकी, कैपिटल R है, और ये कोण कितना है, डेल अल्फा है, और ये क्या है, डेल L है। तो डेल L क्या हो जाएगा, इसका चाप हो जाएगा। डेल L क्या है, इसका चाप है, और डेल अल्फा जो है वो क्या है, कोण है। जो त्रिज्या है, ये जो सामने दिख रहे हैं, इनके द्वारा ये जो कोण बन रहा है, ये कितना बन रहा है, डेल अल्फा बन रहा है, यानी ये चाप जो है, चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जा रहा है वो कितना है, डेल अल्फा है। तो इससे आप लोग क्या देख सकते हो, इससे आप लोग देख सकते हो कि आपका कोण किसके बराबर होता है, चाप बटे त्रिज्या के बराबर होता है। तो यहाँ से चाप किसके बराबर आ जाएगा, r डेल अल्फा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और यदि इसका आप लोग समीशन कर देते हो डेल l का, तो ये आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा r समीशन डेल
अल्फा, और समीशन डेल एल जो है वो किसके बराबर है आर, और डेल अल्फा का समीशन करना यानी इसका समीशन करना मतलब आपको इस पूरे गोले के लिए मान ज्ञात करना। और पूरे गोले के लिए आपको पता है कि जो पूरा गोला बनता है उसका मान कितना होता है 2 पाई या 360 डिग्री अपने जिसे बोलते हैं ये मान होता है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करोगे, ये जो समीकरण आपको प्राप्त हुई है इसे आप कहाँ काम में ले सकते थे, इसे काम में ले सकते थे जहाँ आप लोगों ने पीछे वाले टॉपिक में समीकरण नंबर 1 लगा रखा है। समीकरण नंबर 1 लगा रखा है वहाँ आप डेल एल जो जिसका आप डीएल का समाकलन कर रहे हो उसकी बजाय आप क्या कर सकते थे, समीशन कर सकते थे। तो एक आप क्या करोगे, समीकरण 1 में स्मॉल आर इक्वल आर लेकर के मान कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में रख दोगे। तो ये बी इक्वल देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले तो इसे लिख रहा हूँ, ये बना म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। पहले तो ये स्मॉल आर इक्वल आर, फिर आपने क्या कर दिया, समीशन एल लिख दिया इसकी जगह, समाकलन डी एल की जगह, तब ये बना बी इक्वल म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी जगह कितना है आर 2 पाई है। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये और आर से आर, तो बी का मान जो है आपके पास में सीधा सीधा कितना आ जाता है, बी का मान आपके पास में आ जाता है, बी का मान आपके पास में आ जाता है बी इक्वल म्यू 0 आई अपॉन 2 आर, क्योंकि ये तीनों कैंसिल हो चुके हैं, आई और म्यू 0 को यहाँ रख दिया, 2 और आर को अपने यहाँ लिख दिया। ये किसका मान है, बी का मान है, बी इक्वल म्यू 0 आई अपॉन आर। ये मान इस मान के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों मान आपके क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अब देखिए ये जो अपने लास्ट में किया है ये अपने कहाँ काम में आएगा, ये अपने उस समय काम में आएगा जब अपने क्या करें, जो अपनी वर्ताकार कुंडली है यदि इसको हाफ लेना होता है, यानी ये कुंडली कंप्लीट ना होकर के सिर्फ कितनी होती, हाफ होती, तो उसमें अपने जहाँ आपने 2 पाई रखा है सिर्फ कितना रख देते आप लोग, पाई रख देते। तो इसी की बात करें अपने आगे कि यदि अपने पास में ये कुंडली होती, सारी कंडीशन यही सब कुछ होता, तो उसमें अपने यदि इसका चौथाई भाग लेते, यानी हम लोग इसका सिर्फ कितना भाग लेते, चौथाई भाग लेते, पाई बटा 2 वाला जो पार्ट है उसे लेते, तो उसमें ये जो आपके पास में समीशन डेल एल आ रहा है इसका मान कितना आता, ये आता आर और पाई बटा 2 आर आता, और 2 पाई की जगह कितना आता, पाई बाई 2 आता। और उसमें आप लोग इसे क्या लिख सकते थे, देखिए उसमें आप लोग इसे लिख देते, इस मान को उठाते और आप लोग इसे यहाँ रखते, तो ये बनता बी इक्वल म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना आता, आर पाई बाई 2 आता, तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर, और अब आप लोग इसे क्या लिखते, आप लोग लिखते बी इक्वल म्यू 0 आई और 4 आर और साथ में कितना है 2 है। तो क्या मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ, बी इक्वल 1/4 म्यू 0 आई अपॉन 2 आर लिख सकता हूँ। यानी जो आपको कंप्लीट कुंडली के लिए मान प्राप्त हो रहा था उसका चौथाई भाग जो है आपके पास में अब बचने वाला है, यानी 1/4 म्यू 0 आई अपॉन 2 आर जो है ये मान आप लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने ये जो इसका समीशन वगैरह करेंगे तो जो 2 पाई है उसका चौथाई भाग आपके पास में बचा है, इसलिए ये मान जो है बी का कितना प्राप्त हो जाता है, बी इक्वल 1/4 बी 0 आई अपॉन 2 आर जो है उसके बराबर आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो समीशन वाला केस है इसे आप तब काम में लोगे जब आपको हाफ कुंडली के लिए बोले, या उससे भी हाफ यानी इसका जो चौथाई भाग है उसके लिए, या कोई और भाग आपको दिया जाए, तब आपको ये समीशन वाला काम करना है। यानी ये जो आपने किया है इसे जो सॉल्व किया है, पाई बाई 2 की जगह 2 पाई 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 बाई 3 जितना आपको बोले वो मान आपको रख देना है। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, बी का मान मिलेगा, जैसे यहाँ आपको बी का मान प्राप्त हुआ है। तो ये अपने पास में फॉर्मूला है धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस अपने इसमें करते हैं। दूसरा केस है धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक है, अपने पास में जो फर्स्ट केस था उसके अंदर तो अपने क्या कर रहे थे, केंद्र पर मान ज्ञात कर रहे थे। अब धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर क्या कर रहे हैं कि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अपने पास में उसी प्रकार की एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है, और पहले अपने कहाँ पर मान ज्ञात कर रहे थे, केंद्र पर कर रहे थे, अब कहाँ करेंगे, उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपने डायग्राम बनाते हैं। देखिए
ठीक है। अपने मान लिया कि हमारे पास में कोई एक कुंडली है जिसमें आई मान की धारा जो है वो क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ये जो कुंडली है इसमें कितने मान की धारा प्रवाहित हो रही है, आई मान की धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। इसके साथ साथ अपने ये भी मान लेते हैं कि ये जो कुंडली है वो कौन से तल में स्थित है, ये YZ जो तल है उसमें स्थित है। यानी ये जो कुंडली स्थित है वो तल अपना कौन सा है, वो तल अपना YZ तल जो है वो स्थित है। और जो अपना पॉइंट है वो कौन से अक्ष पर स्थित है, वो X अक्ष के अनुदिश अपने स्थित है, जहाँ पर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो ज्ञात करना है। जिस पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है वो कौन से अक्ष पर स्थित है, वो जो अक्ष है इस अक्ष के अनुदिश पॉइंट P आपका स्थित है। जैसे यहाँ अपने P स्थित है, कितनी दूरी पर है, इस वर्ताकार कुंडली से x दूरी पर स्थित है। ये आपके पास में इसका डायग्राम जो है वो बनता है। ठीक है, तो डायग्राम के अंदर मैं आपको सारी बातें एक बार फिर से बता देता हूँ। अपने क्या कर रहे हैं, कुंडली जो है उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर रहे हैं। और इसके लिए अपने क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास में एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है। ये जो वर्ताकार कुंडली है इसकी त्रिज्या कितनी है, इस कुंडली की त्रिज्या जो है वो स्मॉल a है। जो वर्ताकार कुंडली है इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल a। और इस स्मॉल a त्रिज्या की कुंडली में धारा जो है वो कितनी प्रवाहित हो रही है, तो I मान की धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। अपनी ये जो कुंडली है वो कौन से तल में स्थित है, YZ तल में स्थित है। और जिस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है वो कौन से अक्ष पर स्थित है, वो X अक्ष पर स्थित है। X अक्ष पर कोई पॉइंट P है जिस पर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो ज्ञात करना है। अपने ये भी मान लिया कि इसके केंद्र O से वो पॉइंट P कितनी दूरी पर है, तो वो अपनी दूरी आती है स्मॉल x दूरी पर वो पॉइंट अपना स्थित है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, यहाँ एक अल्पांश लेते हैं, कोई नाम लिख दिए जैसे A और B। एक अल्पांश है जिसकी लंबाई कितनी है, DL है। और इस अल्पांश की दिशा की अगर बात करेंगे तो अपने स्पर्श रेखा खींचेंगे इस अल्पांश के ऊपर, और उस स्पर्श रेखा के अनुदिश किसकी दिशा आएगी, DL की दिशा आएगी। ठीक है, और इसे अपने आगे बढ़ा देते हैं और ये मिलता है इस पॉइंट P पर जाकर के, इस पॉइंट P पर जाकर के ये क्या हो जाता है, आगे मिल जाता है। ये जो कोण बन रहा है, ये मान लिया कोण कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। कितना कोण बन रहा है, अल्फा बन रहा है। ये जो कोण है इसे मान लेता हूँ मैं, कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। इसे आगे बढ़ा देता हूँ इस तरीके से, ये आपके पास में क्या है, x है। और इसे मैं ऊपर की ओर ले जाता हूँ और इसी तरीके से ये नीचे की ओर भी आ जाएगा। तो यहाँ आपका पॉइंट P जो है वो स्थित है, ये जो है वो आपका पॉइंट P पर स्थित है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस DL अल्पांश के कारण पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है उसका मान ज्ञात करना है। यदि इस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप लोग दिशा देखोगे, तो इसकी वजह से जो दिशा आएगी वो कहाँ आएगी, वो आएगी DB वेक्टर। यानी DB जो है उसके अनुदिश आपकी क्या आएगी, DB वेक्टर के अनुदिश दिशा आएगी DL लंबाई के अल्पांश के कारण। अब देखिए ये कोण जो आपके पास में कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और ये जो कोण बन रहा है ये भी कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। यानी ये दोनों भी 90 डिग्री के, ये दोनों भी 90 डिग्री के। तो इससे ये जो कोण बनेगा ये कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ये कोण और ये कोण दोनों कोण क्या आएंगे, आपके बराबर आएंगे, जिससे आपके पास में मान कितना आएगा, एक तो आएगा DB कोस थीटा और एक कितना आएगा DB साइन थीटा। तो एक तो DB कोस थीटा और एक क्या है, DB साइन थीटा आया। अब आपके पास में समस्या ये आती है कि अब अपने को नहीं पता कि इसका कौन सा मान तो आपको लेना है और कौन सा मान आपको क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर क्या नहीं पता है, अपने को नहीं पता कि इसका कौन सा मान तो आप लोगों को लेना है और कौन सा मान इसका क्या कर देना है, आप लोगों को छोड़ देना है। तो सबसे पहले तो अपने जितना कर रहे हैं उसके लिए ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट P जो है इस अल्पांश से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। तो सबसे पहले तो अपने DB का मान ज्ञात कर लेते हैं कि DB जो हमारे पास में आ रहा है, इस DB का मान जो है वो कितना आएगा। तो DB के मान के लिए आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे बायो सावर्ट के नियम से। DB के लिए अपने क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे बायो सावर्ट के नियम से। तो बायो सावर्ट का नियम लगाओ, DB इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन अल्फा अपॉन r स्क्वायर। क्या है, DB इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन अल्फा अपॉन r स्क्वायर आया। यहाँ अल्फा जो है, इस अल्फा का मान कितना है, चूँकि अल्फा इक्वल कितना है, 90 डिग्री है। तो इससे
साइन अल्फा या साइन 90 का मान कितना बन जाता है आपके पास में 1 बन जाता है। साइन 90 का मान आपके पास में कितना होता है 1 होता है। साइन 90 1, तो आपके पास में dB कितना, आपके पास में dB आता है म्यू 0/4 पाई IDL/R स्क्वायर। ये आपके पास में समीकरण नंबर 1 आ जाती है, जो किसका मान है, dB का मान है, dB इक्वल म्यू 0/4 पाई और IDL/R स्क्वायर। अब देखिए, अब इसकी जब दिशा की बात करेंगे तो इसकी दिशा तो कहाँ आएगी, इसकी दिशा तो P से, यदि मैं इसे N लिख देता हूँ तो इसकी दिशा आ रही है P से N की, और किस ओर आ रही है, P से N की ओर आ रही है। अब देखो आगे अपने, तो अब जो आपके पास में परिणामी सदिश आने वाला है, उस परिणामी की दिशा किसके अनुदिश आएगी ये अपने को नहीं पता। क्यों? क्योंकि इसका एक घटक आ रहा है साइन थीटा और एक घटक आ रहा है इसका कोस थीटा। इसमें से कौन सा घटक कटेगा और कौन सा घटक बचेगा, इसकी जानकारी अपने जितना डायग्राम बना रखा है इससे प्राप्त नहीं होती है। तो कंप्लीट कौन सा मान आपके पास में बचने वाला है और कौन सा मान कटने वाला है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने यहाँ क्या करेंगे, एक अल्पांश और लेंगे। जस्ट ए बी के सामने एक अल्पांश और लेते हैं, ए डैश और बी डैश। मान लेते हैं ये जो अल्पांश है इसकी लंबाई कितनी है, डी एल डैश है, यानी डी एल डैश जो है या डी एल ही लंबाई का है अपने ये, और अल्पांश जो है डी एल, और लंबाई कितनी है इसकी ए डैश बी डैश है। ठीक है, तो ए डैश बी डैश नया अल्पांश है जिसकी लंबाई डी एल है, और ये जो अल्पांश है इसकी लंबाई कितनी है, डी एल है। फिर से सुनना एक बार आप लोग, हमारे पास में ये जो दूसरा अल्पांश है ये डीएल लंबाई का है, जितनी लंबाई का ऊपर वाला अल्पांश है उसके बराबर लंबाई का ये नीचे वाला अल्पांश है। ठीक है, ऊपर वाला ए बी है, ये जो अल्पांश है ए डैश बी डैश है, उन्हीं कोण के साथ, उन्हीं कंप्लीट प्रॉपर्टी के साथ में है जो कौन सा है, ए बी अल्पांश आपके पास है। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, एक बार फिर से आप लोग पॉइंट पी को मैं यहाँ रख देता हूँ, ये पॉइंट पी है, तो यहाँ से आप लोग फिर से क्या करोगे, इसे मिलाओगे। तो जैसे ही आप लोग इसे मिलाते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए आपको ये लाइन यहाँ पर प्राप्त होगी, और फिर से ये कोण कितना आएगा आपके पास में, थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी ऊपर वाले की है सेम उसी प्रॉपर्टी के साथ में आपके पास में ये भी है। और इसकी जब दिशा की आप लोग बात करोगे तो इसकी दिशा कहाँ आएगी, इसकी दिशा आएगी डी बी डैश वेक्टर के अनुदिश। कितना कोण बनाते हुए आ रही है, ये भी थीटा कोण बनाते हुए आ रही है। तो आप लोग जब घटक लोगे तो ये आएगा डी बी डैश कोस थीटा, और ये आएगा डी बी डैश साइन थीटा। ठीक है, तो एक घटक आ रहा है आपके पास में डी बी डैश कोस थीटा, और दूसरा घटक आ रहा है डी बी डैश साइन थीटा। तो दो घटक साइन थीटा के आगे डी बी साइन थीटा और डी बी डैश साइन थीटा, और दो घटक कोस थीटा के आगे डी बी कोस थीटा और डी बी डैश कोस थीटा। इन दोनों में से कौन सा घटक बचेगा और कौन सा घटक जो है वो कटेगा, उसका फैसला आपने आने वाले समय में करेंगे। तो देखो आपके पास में डी बी डैश कितना है, ये आया म्यू 0/4 पाई, और ये भी कितना, आइडियल साइन अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। इसके लिए भी अल्फा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ साइन 90 का 1 था, वो यहाँ भी साइन 90 का मान 1 होगा। तो आपके पास में डी बी डैश कितना आएगा, डी बी डैश आएगा, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखना आपने dB का मान ज्ञात किया, dB को लिखा म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास में बायोसावर्ट का नियम है। इसके अंदर अल्फा इक्वल 90 रखा, तो साइन 90 का मान आपके पास में कितना आया, dB आया। तो dB इक्वल कितना आ गया, म्यू 0/4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर आ गया, और अपने पास में ये समीकरण नंबर 1 आ जाती है। उसके बाद में आपने देखा कि एक तो घटक आ रहा है आपके पास में साइन के रूप में, और एक आ रहा है कोस के रूप में, और दोनों घटक एक दूसरे की क्या है, लंबवत है। इन दोनों में से कौन से घटक की वजह से आपके पास में परिणामी मान होगा, ये अपने को नहीं पता। इसके लिए अपने क्या किया, बिल्कुल ए बी के सामने और ए डैश बी डैश एक अल्पांश और लिया जिसकी लंबाई कितनी है, डी एल है। इस अल्पांश के कारण अपने को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को फिर से ज्ञात करना है पॉइंट पी पर। तो एक बार फिर से आपने क्या किया, बायोसावर्ट का नियम लगाया, डी बी डैश इक्वल म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। अल्फा का मान 90 डिग्री और साइन 90 1, तो डी बी डैश कितना आ गया, म्यू 0/4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर आ गया, और ये आपके पास में समीकरण नंबर 2 जो है वो बन जाती है। ठीक है, तो आपके पास में कितना आ गया, आपके पास में आएगा डी बी डैश इक्वल म्यू 0/4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हो जाती है। आपने क्या किया, डी बी डैश जो है इसे फिर से घटकों में बांटा। तो इसका एक घटक आ रहा है डी बी डैश कोस थीटा, और एक घटक आ रहा है डी बी साइन थीटा, डी बी डैश साइन थीटा। यहाँ आप लोग दो चीज़ें देख रहे हो कि एक तो आपके पास में साइन थीटा की घटक है,
और एक आपके पास में कोस थीटा के घटक है। तो जो साइन थीटा के घटक है वो एक ही दिशा में होने के कारण आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कौन सी दिशा में, एक ही दिशा में है, और ये घटक जो है वो कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में है। इसलिए ये घटक विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, और ये घटक एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ये निरस्त क्यों हो रहे हैं? क्योंकि समीकरण 1 और 2 से आप लोग देख सकते हो, समीकरण 1 व 2 से आप लोग देख सकते हो कि जो आपका dB है और dB डैश है वो दोनों क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। दोनों परिमाण में क्या है, बराबर है। और दिशा में आप लोग देख सकते हो ये घटक और ये घटक एक दूसरे के विपरीत है, तो ये एक दूसरे से हो जाते हैं निरस्त। और dB किसके बराबर आ जाता है, dB डैश के बराबर आ जाता है। तो इससे आपके पास में जो परिणामी मान आएगा वो कौन सी दिशा में आएगा, x अक्ष के अनुदिश आएगा। ठीक है, x अक्ष के अनुदिश आपको क्या प्राप्त होगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप लोग क्या करोगे कि जो साइन थीटा वाले मान है इनका आप लोग क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे और इन्हें आपस में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। यानी परिधि को ये मान लोगे कि परिधि जो है वो ऐसे ही बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर के बनी हुई है, और यदि ऐसे ही अल्पांशों से मिलकर के बनी हुई है तो साइन थीटा के जितने भी आपके पास में घटक आ रहे हैं वो सभी घटक यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो आपके पास में बी का जो मान आएगा, बी का मान देखिए क्या आएगा, बी इक्वल आपके पास में आएगा समाकलन dB साइन थीटा। क्या आएगा, समाकलन dB साइन थीटा आएगा। तो आगे लिखोगे आप लोग b और क्या लिखोगे, dB का मान लिखो। dB का मान समीकरण 1 में आपके पास में था जो मैंने हटाई अभी, वो था μ0/4π आइडियल अपॉन r स्क्वायर, μ0/4π आइडियल अपॉन r स्क्वायर। साथ में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो ये बन जाएगा μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये मान आपके पास में b का बचता है। यहाँ से आप लोग क्या करोगे, आप लोग लिखोगे b इक्वल μ0I/4π r स्क्वायर। इसे अपने बाहर रख लिया। और साइन थीटा की यदि बात की जाए, किसकी बात करें, अपने साइन थीटा की बात करें, तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा, ये जो त्रिभुज आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर आप लोग देख सकते हो कि साइन थीटा जो है वो यहाँ से आप ज्ञात करोगे। साइन थीटा किसके बराबर आएगा, आपका साइन थीटा बराबर आने वाला है लंब बटे कर्ण के। तो कर्ण यहाँ पर कौन है, r है, और लंब देखिए यहाँ कौन है, ये तो आधार हो गया, तो लंब कौन है, a है। तो साइन थीटा आपका किसके बराबर है, a/r के बराबर है। तो यहाँ साइन थीटा का मान आपने रखा a/r, और समाकलन में सिर्फ क्या बचता है, समाकलन में बचता है dl। तो dl का आपने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। तो b इक्वल कितना आया, ये आया μ0I/4π r स्क्वायर, और साथ में a/r, और इसका समाकलन हो जाता है 2πa। कितना हो जाएगा, 2πa। यानी ये जो है इसकी परिधि ज्ञात कर लेंगे, जो कितनी आएगी, 2πa आएगी। r मतलब लिख देना 2πa, क्या आएगी, इसकी परिधि आएगी। 2 से पाई से पाई कैंसिल, 2 की जगह इससे काट करके 4 की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो ये देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा b इक्वल μ0I a स्क्वायर, a और a स्क्वायर अपॉन r की पावर 3। तो ये बन गया μ0I a स्क्वायर अपॉन r की पावर 3। इस त्रिभुज के अंदर एक बार फिर से आप लोग जब जाओगे तो त्रिभुज के अंदर देखिए आपको क्या दिखेगा, ये b है। त्रिभुज के अंदर आप लोग जब जाओगे तो त्रिभुज के अंदर आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, तो r जो है वो किसके बराबर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर, या किसके पावर 1/2 के बराबर। यानी b का मान कितना है, b का मान है μ0I a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2। ये किसका मान है, b का मान है। b इक्वल μ0I a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और साथ में कितना आ रहा है, इसके 3/2 आ रहा है। देखिए यहाँ पर 2 भी आ रहा है साथ के साथ, 2 भी साथ के साथ आएगा, ये 2 यहाँ पर बच गया। ये बना b इक्वल μ0I a स्क्वायर अपॉन 2r3। तो ये बनेगा b इक्वल μ0I a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। यहाँ देखिए यदि कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कितनी हो, कैपिटल N हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, कैपिटल N हो, तो उसमें मान देखिए आपके पास में कितना आएगा। तो अपने इसी सूत्र से कल आगे बढ़ेंगे, जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर इसी सूत्र को काम में लेंगे। और b इक्वल अपना क्या आ गया, b इक्वल आ गया μ0I a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2। यदि अपने माने, यदि कुंडली में
फेरों की संख्या कैपिटल N है तो B इक्वल बनेगा म्यू ज़ीरो NI ए स्क्वेयर अपॉन 2 ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2 3/2 है भैया 3/2। ठीक है, ये मान आपके पास में बच जाता है। किसके लिए ये मान बचता है आपके पास में आर की पावर ये b के लिए b इक्वल म्यू ज़ीरो NI ए स्क्वेयर अपॉन 2 ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2 वेबर पर मीटर स्क्वेयर के रूप में आपके पास में ये मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, b इक्वल म्यू ज़ीरो NI ए स्क्वेयर अपॉन 2 ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2। ये फॉर्मूला जो है आपको हमेशा याद रखना है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों एक ही है, बस इसमें फेरों की संख्या आपने लिख दी है। यहाँ देखिए, यहाँ आपने जब इसे काटा तो 4 से ये कटा 2 बच गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया और जो मान थे अपने मल्टीप्लाई कर दिया तो म्यू ज़ीरो आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 आर की पावर 3 बचा। और फिर अपने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय से आर का मान रख दिया तो ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पावर 1/2 आती है, पर बार क्यूब है तो कितना बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2। ठीक है, इसके अंदर जो स्पेशल केस आएंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।